नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुरोला नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने का ऐलान। उत्तरकाशी के बड़कोट में सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को दिया सम्मान। देहरादून से अयोध्या और काशी के लिए सीधी विमान सेवा की सौगात। अमृतसर के लिए भी शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट। केंद्र ने मानी सीएम धामी की मांग। लालकुआं से अमृतसर के लिए शुरू हुई नई ट्रेन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी का जताया आभार। बीजेपी के बाद कांग्रेस खोल सकती है अपने पत्ते। बुधवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तय होंगे 5 सीटों के लिए उम्मीदवार। टिकट की चाहत में कई दावेदार। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को उत्तरकाशी के बड़कोट दौरे पर रहे और इस दौरान सीएम धामी ने रोड शो किया। इसके बाद सीएम धामी ने लाभार्थी योजना सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान ही सीएम धामी ने पुरोला नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने की घोषणा की। लगता है कि अनुशासन की बात करने वाली पार्टी बीजेपी के विधायक अनुशासन में रहना भूल गए हैं। तभी तो कभी बीच चौराहे गुंडागर्दी करते नजर आ जाते हैं, तो कभी अधिकारी के दफ्तर में जाकर गाली गलौज करते नजर आते हैं। अब ताजा मामला सामने आया है सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना का, जिन्होंने नगर आयुक्त के साथ बदतमीजी की, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। देखिए रिपोर्ट। सोनी कौन है तुम्हारा ऑफिस में? सर गलत बात आप मैं जनप्रतिनिधि होने के बावजूद मेरे को बात को पता चला ये ठेकेदार है। क्यों ना करे? वो आदमी कैसे बोल रहा था मेरे से, तेरे से बात करने आया, जोशी से करने आया, थापा से। वो सोनी क्यों बैठ के बैठा था? बीजेपी विधायक का चढ़ा पारा। विधायक महेश जीना ने नगर आयुक्त को गरिया डाला। बेटे को टेंडर दिलाओ, खूब कमाओ। जय हो विधायक जी की। वो बात तो कमिश्नर यहाँ कोई भी हो, मेरी बदतमीजी नहीं चलेगी बेटा। सुन ले मेरी बात। अरे मेरा बेटा ये नहीं मैं बेटा। मेरे यार चोर आदमी को ऐसे बोलता मैं। तू बेटा तेरा बाप का पता नहीं तेरा डीएम में करता। देखिए बीजेपी विधायक की बदतमीजी। देखिए सल्ट विधायक महेश जीना का घमंड। देखिए पद की गरिमा का अहंकार। किस तरह से एक अधिकारी के साथ विधायक साहब पेश आ रहे हैं। सल्ट से बीजेपी के विधायक हैं महेश जीना। इन्हें जनप्रतिनिधि होने का इतना अहंकार है कि खुद के सामने नगर आयुक्त को कुछ नहीं समझते। मैं जनप्रतिनिधि होने के बावजूद मेरे को बात को पता चला ये ठेकेदार है। लिखो इस्तीफा। हाँ लिख दे। हाँ लिख दे। बदतमीजी नहीं चलेगी। हमारी बदतमीजी चलेगी। विधायक मिलने आ रहा तू प्राइवेट सरकारी आदमी की जगह ठेकेदार से मिलवा रहा और भाई के बारे में मेरे ऑफिस में आप आए हो। तेरे ऑफिस में तो सोनी का करना है। बदतमीजी नहीं चलेगी। हाँ बदतमीजी नहीं चलेगी। तेरी चलेगी। तेरी चलेगी मतलब सोनी का पूरा दलाल रखी वैसा कौन दलाल है क्या सोनी? विधायक जी का ये पारा हाई यूं ही नहीं हुआ। दरअसल विधायक महेश जीना को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि विधायक के बेटे को टेंडर नहीं मिला। शेषधारा रोड पर ट्रेंचिंग ग्राउंड में पुराना कूड़ा निस्तारण को लेकर टेंडर निकाला गया था, लेकिन विधायक के बेटे को नहीं मिला। यानी कि अपनी जेब भरने का सपना जो संजोया था विधायक साहब ने, वो चूर चूर हो गया। तो बस इसी बात पर ये मामला इतना गरमाया और विधायक साहब लगे हंगामा करने। वो बात तो कमिश्नर यहाँ कोई भी हो, बदतमीजी नहीं चलेगी। मेरी बदतमीजी नहीं चलेगी बेटा। सुन ले मेरी बात। अरे मेरा बेटा ये नहीं मैं बेटा। मेरे यार चोर आदमी को ऐसे बोलता मैं। तू बेटा तेरा बाप का पता नहीं तेरा डीएम में करता। बीजेपी विधायक महेश जीना ने जिस तरह से नगर आयुक्त के साथ बदतमीजी की, उसे लेकर सफाई कर्मचारी यूनियन ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए काम ठप करने का ऐलान कर दिया है। पता लगा कि 3:30-4 बजे के लगभग सल्ट से जो कुमाऊं से कोई विधायक आए, तो हमारे नगर आयुक्त के साथ बदतमीजी करी, बहुत ही बुरी। उससे पहले वो हेल्थ में अनुभाग में जाके वहाँ बदतमीजी करी। उसमें फ़ौरन थापा हमारा कर्मचारी बल्कि भी रो रहा था। तो ये बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुल मिला के जब तक इसके कोई कार्रवाई, हम तो कहें कि सबसे पहले इसकी गिरफ्तारी हो, और कल से जो है हम कूड़ा और हमारा पूरा कार्यालय पूरा बंद रहेगा, सफाई व्यवस्था ठप रहेगी।
वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी विधायक महेश जीना की इस बदतमीजी पर रिएक्शन दिया है। सुनिए। सहज धारा पर जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है वहां पुराना कूड़ा निस्तारण का ये टेंडर होना था और टेंडर अपने बेटे को ना मिलता देख विधायक साहब ने अपना आपा खो दिया और नगर आयुक्त को खरी खरी सुना दी। ऐसे में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर तो चले गए हैं और जाएं भी क्यों ना, क्योंकि सभी समाज में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो जनप्रतिनिधि विधायक साहब कर रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को सीधा करने के लिए उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ेगी। वो आदमी कैसे बोल रहा था मेरे से, तेरे से बात करने आया, जोशी से करने आया, थापा से, वो सोनी क्यों बैठ कर बैठा था? सोनी कौन है तुम्हारे ऑफिस में? सर गलत बात है, फिर जनप्रतिनिधि होने की बात। हैरानी की बात है, जो पार्टी हर समय अनुशासन की बात करती है उसी पार्टी में ऐसे नेताओं की भरमार है जो अपने पद की गरिमा को ही तार तार करने में लगी है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी विधायक महेश जीना पर क्या कार्रवाई करती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर राजधानी देहरादून में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मंगलवार को सीएम धामी की मौजूदगी में 27,000 करोड़ के एमओयू की ग्राउंडिंग हुई। इन्वेस्टर समिट के जरिए अब तक 71,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए हर संभव काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी का भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे इन्वेस्टर समिट से लेकर कैसे उद्योग निवेश यहां बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से यहां पर वेडिंग डेस्टिनेशन होना चाहिए, उसकी परिकल्पना देश दुनिया के सामने उत्तराखंड के लिए रखी। उसके कारण से आज हमको लगभग 71,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। 20% लगभग ये राशि है जो टोटल हमारे एमओयू हुए हैं और संभवतः एमओयू के बाद इतनी बड़ी ग्राउंडिंग कम देखने को मिलती है। इसमें हम सबको ये प्रोत्साहित करती है, हमारे अंदर ऊर्जा भी लाती है और आगे के लिए हमको और काम करना है। लालकुआं रेलवे स्टेशन पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लालकुआं से अमृतसर के लिए चलने वाली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि लंबे समय से लोगों की अमृतसर के लिए ट्रेन की जो मांग थी उसे मोदी सरकार ने पूरा किया। उन्होंने कहा कि आगे भी बीजेपी सरकार जनता के हित में काम करेगी। बरेली से आगे को बढ़ा हूँ, उत्तराखंड की सीमा में जब से आया हूँ 10 किलोमीटर अंदर तक लोग आगे थे। इतना उत्साह जगह जगह है कि मैं जो ट्रेन का अभी आज शुभारंभ करना था उसके लिए भी लेट हो रहा हूँ। तो इसमें जनता की जो आवाज है, जो जनता कह रही है अब की बार 400 पार, मुझे उत्साह देके लग रहा है कि जनता की आवाज सच होने जा रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर कांग्रेस जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। आखिर कौन से वो नाम हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारने की ज्यादा संभावना नजर आ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर कांग्रेस जल्द कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। जिताओ कैंडिडेट पर कांग्रेस की नजर, आखिर किसकी खुलेगी किस्मत। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट में से 3 सीटों पर जहां बीजेपी पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं अब कांग्रेस भी अपने पत्ते खोलने को तैयार दिख रही है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों का नाम तय करने के बाद इसकी घोषणा कर सकती है। ऐसे में जहां कांग्रेस नेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं, तो वहीं सियासी गलियारों में कुछ कांग्रेस नेताओं के नाम भी उम्मीदवारों के तौर पर घूमने लगे हैं। वहीं कांग्रेस हाईकमान के पास 40 दावेदारों के नाम गए, जिनमें से 16 नाम बचे हैं। इनमें से पार्टी हाईकमान को उम्मीदवार तय करना होगा। कुछ तो शॉर्ट लिस्ट किया है, 40 को हम लोग लगभग 15-16 पे हम ले आए हैं और 6 तारीख के आसपास मेरे को लगता है कि 6 तारीख को दोबारा बैठक है और तब तक हमारी सर्वे इत्यादि भी जो भी रिपोर्ट्स आनी होंगी हाईकमान के पास वो आ चुकी होंगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से नाम हैं जिसमें से पार्टी हाईकमान 5 सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर सकता है। हरिद्वार लोकसभा सीट, यहाँ से हरीश रावत और करण माहरा उम्मीदवार हो सकते हैं।
अल्मोड़ा लोकसभा सीट प्रदीप टमटा, यशपाल आर्य। टिहरी लोकसभा सीट प्रीतम सिंह, विक्रम सिंह, नवप्रभात। पौड़ी लोकसभा सीट गणेश गोदियाल, ज्योति रौतेला, मनीष खंडूड़ी। नैनीताल लोकसभा सीट महेंद्र पाल सिंह, रंजीत रावत, दीपक बुलोटिया, गणेश उपाध्याय। माना जा रहा है कि कांग्रेस इन नामों में से ही मजबूत कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारेगी। ऐसे में देखना होगा कि स्क्रीनिंग कमेटी किसके नाम पर मुहर लगाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून से अब अयोध्या और वाराणसी के लिए फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही अमृतसर के लिए भी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। सीएम धामी की मांग पर केंद्र ने इन उड़ानों की स्वीकृति दे दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 मार्च को इन तीनों ही हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। अयोध्या के लिए चूँकि भगवान आराध्य हमारे हम सब के हमेशा हम सब के हृदय में रहने वाले प्रभु श्री राम का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भगवान राम वहाँ विराजित हो गए। हर कोई अयोध्या जाना चाहता है और हमने ये प्रयास किया, राज्य सरकार की तरफ से सेवा प्रारंभ की है कि कल से वो सेवा प्रारंभ हो रही है। अयोध्या के लिए भी हो रही है, बनारस के लिए भी हो रही है, अमृतसर के लिए भी हो रही है। देश के अन्य जो शहर छूटे हुए हैं उन शहरों के लिए भी हम जल्द सेवा शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हाल फिलहाल में घटी अराजकता को देखते हुए दंगा रोधी कानून को देवभूमि उत्तराखंड में लाया जा रहा है। सीएम धामी के मुताबिक इस एक्ट के लागू होने के बाद हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 8 लाख तक की रिकवरी उपद्रवियों से की जाएगी। आपको बता दें कि हालिया कैबिनेट में सरकार ने इस संबंध में कानून के मसौदे पर मुहर लगा दी है। देखिए, हमने बहुत सोच विचार के पहले हम नकल का कानून लेकर आए, नकल अध्यादेश लेकर आए। उसमें हमने बड़ा अध्ययन किया था। उसी प्रकार से पिछले समय में कुछ घटनाएं हुई हैं और उपद्रव हुआ है। हमारा प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है, ये देवभूमि है। यहाँ पर इस प्रकार की तोड़फोड़, इस प्रकार का उपद्रव, निजी और सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुँचाना, इसका कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम अध्यादेश लाकर संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों का, उपद्रव करने वालों के लिए कानून में कठोर कार्रवाई हो, उनके लिए कोई रास्ता न बचे, इसलिए हमने ये कानून लाए हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग विभागों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। सीएम धामी ने बताया कि अब तक हजारों युवाओं को सरकार नियुक्ति पत्र बांट चुकी है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार की कोशिश है जो वादा युवाओं से किया गया उसे पूरा किया जाए। रोजगार हमारी प्राथमिकता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 10 लाख लोगों को जो रोजगार देने का संकल्प लिया गया है, उसी के तहत उत्तराखंड में भी विभिन्न विभागों में हमने नियुक्तियां की हैं। जो कैलेंडर हमने जारी किया था, वो कैलेंडर हमारा पूरी तरह से उसका जो एक कैलेंडर का जो भी उनका टाइम टेबल था, वो पूरी तरह से उसका पालन किया गया है। और भी जो नियुक्तियां हमारी होनी हैं, जो भी रिक्तियां हैं, उन सब पर भी हम नियुक्तियां जारी रखेंगे। लोहाघाट में बीजेपी महिला विंग ने शक्ति वंदन पदयात्रा का आयोजन किया। यात्रा के जरिए बीजेपी महिला मोर्चा ने महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। आज लोहाघाट एसडीएम कोर्ट से हम नारी शक्ति वंदन के माध्यम से पदयात्रा निकाले। इस माध्यम से हम आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करें कि जो उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही हैं। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर एक बार फिर अपडेट आया है। जानकारी के मुताबिक अब जेपी नड्डा 9 या 10 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। इस दौरे में नड्डा हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बता दें कि इससे पहले जेपी नड्डा को 2 मार्च को आना था, लेकिन व्यस्तता के चलते दौरा रद्द हो गया। अभी जो 2 तारीख का उनका दौरा प्रस्तावित था, उत्तराखंड में मौसम के लिहाज से उनका दौरा स्थगित हुआ था और अब 9 तारीख को अथवा 10 तारीख को, अभी 2 दिन आज इसका लगभग निर्धारण हो जाएगा। हमने आग्रह किया है कि 10 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हमको मिल जाए, तो ये संभावना है कि 9 तारीख या 10 तारीख में से एक दिन उनका काफ़ी बिजी शेड्यूल रहेगा।
कुमाऊं की 2 लोकसभाओं को वो कवर करेंगे, गढ़वाल की 3 लोकसभाओं को कवर करेंगे और इसी के साथ में प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन भी वो देहरादून में करेंगे। बात अब स्वास्थ्य सेवाओं की कर लेते हैं। बता दें कि राजधानी देहरादून में मौजूद राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज में उपकरणों और मशीनों की खरीद में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिस पर बीजेपी विधायक खजान दास ने संज्ञान लिया। बीजेपी विधायक ने हल्द्वानी अस्पताल में खरीदे गए उसकी उपकरण के बिल दिखाए हैं। हालांकि अब इस मामले पर सीएमओ अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अभी तक उपकरणों को खरीदा नहीं गया है। वहीं उन्होंने अस्पतालों में मरीजों से हो रहे दुर्व्यवहार पर कहा कि हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाए। और ये जो आप मामला बता रहे हैं, एक्चुअली इसमें ये काम आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि आप जानिए कोई भी प्रोक्योरमेंट जब भी होता है तो हमेशा वो एक दूसरे मेडिकल कॉलेज के रेट के अकॉर्डिंग ही होता है। उसमें युक्तायुक्ति नाम की एक हमेशा प्रक्रिया रहती है जिसमें वो उस रेट के अकॉर्डिंग ही आ पाएगा। तो उसको बीच में ही रोक दिया गया था जब उनका ज़्यादा कोटेशन आया था, तो वो आगे नहीं बढ़ा है मामला बिल्कुल भी। उधर उत्तरकाशी के शिवालय में महाशिवरात्रि की तैयारी चल रही है। श्रद्धालु गंगा यमुना के उद्गम स्थल पर मौजूद भगवान शंकर के मंदिर काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं। मंदिर के पुजारी के मुताबिक इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी है। उन्होंने बताया कि कलयुग की शुरुआत में भगवान शंकर वाराणसी छोड़कर अस्सी और वरुणा के संगम स्थल उत्तरकाशी में विराजमान होंगे। ये काशी की नगरी है, यानी काशी विश्वनाथ जी की नगरी है और इन्हीं के नाम से ये पूरा उत्तराखंड में जो है ये काशी विश्वनाथ जी है। तो इस पर काशी विश्वनाथ जी के विशेष कार्यक्रम जो होता है यहाँ पर महाशिवरात्रि, वैसे तो हर 12 महीने कार्यक्रम होते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि जी किस्म की एक बारात होती है, उसमें विशेष करके इसकी झांकी निकाली जाती है और पूरे नगर में भ्रमण होती है और हर साल विशेष एक से एक बढ़कर विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बता दें कि उत्तराखंड परिवहन विभाग ने 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि यात्रा के संबंध में लगातार उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या ना हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। सुनील शर्मा के मुताबिक आरटीओ जल्द ऑनलाइन सर्विसेज में बनाए जाने वाले ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड की सेवा को जल्द शुरू करेगा। देखिए, ऐसा है कि चारधाम यात्रा 2024 के संबंध में सीएस महोदया ने भी मीटिंग ली है और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि इस बार की मीटिंग में, इस बार की यात्रा में किसी भी प्रकार से यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए हर विभाग अपनी योजना बना ले और उस पर कार्य शुरू कर दे। इसी के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा ये योजना बना ली गई है कि जो भी ऑनलाइन सर्विसेज जैसे ग्रीन कार्ड की सर्विसेज या ट्रिप कार्ड की सर्विसेज है, उसकी बैक हैंड प्रिपरेशन कर ली जाए ताकि सर्वर से डाटा तुरंत फैच हो सके और आदमियों के जो भी आने वाले हमारे आगंतुक हैं उनके जो ग्रीन कार्ड है और ट्रिप कार्ड है आसानी से बन सके। उत्तराखंड पुलिस अब हाईटेक होने जा रही है। आधुनिक हथियारों के जरिए बदमाशों से निपटने का काम उत्तराखंड पुलिस करेगी। आखिर कैसे अपडेट होने जा रही है उत्तराखंड पुलिस, देखिए इस रिपोर्ट में। हाईटेक होगी उत्तराखंड पुलिस, अब दूर होगी हथियारों की कमी। पुलिस को मिलेगी एसएलआर और बुलेट प्रूफ जैकेट। आधुनिक हथियारों के जरिए बदमाशों से निपटने की तैयारी। पुलिस का अक्सर बदमाशों से आमना सामना होता है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके लिए स्मॉल, स्मार्ट और हाईटेक हथियारों की खरीदारी की जा रही है। सेना में इस्तेमाल होने वाली 3000 एसएलआर यानी सेल्फ लोडिंग राइफल को पुलिस करीब 5 करोड़ की लागत से खरीदने जा रही है, जो इजी हैंडल और क्विक रिस्पांस के साथ काम करेगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार एसएलआर उत्तराखंड पुलिस के लिए प्रयुक्त हथियार है। उत्तराखंड पुलिस में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में उत्तराखंड पुलिस लगातार जो है मॉडर्नाइजेशन की ओर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी पुलिस जो है वो आधुनिक हो और जो है जो बेस्ट से बेस्ट जो है वो हथियार उपकरण जो है उत्तराखंड पुलिस के पास रहे। तो इसमें जो है हम लोग स्मॉल वेपन्स पे हम लोग ज़्यादा हमारा स्ट्रेस है। तो हमारे जितने भी प्रमोशंस हुए हैं ASI एंड अबव, तो सभी को हम चाह रहे हैं कि स्मॉल वेपन्स जो है वो एक तो उसकी अनुमान्यता हो जाए शासन से और उसके बाद हमारी जो है खरीदारी स्मॉल वेपन्स पे ज़्यादा स्ट्रेस करे और 3 को फेज आउट करे। इसके अलावा जो परेड और बाकी अन्य चीज़ों पे जो है हम लोग लॉन्ग रेंज में
लॉन्ग रेंज में इंसास और जो है ऐसे जो वेपन्स है SLR इंसास, इस पे ज़्यादा हम लोग का स्ट्रेस है। तो आने वाले दिनों में आपको जो है उत्तराखंड पुलिस और ज़्यादा जो है आधुनिक, स्मार्ट और सचल और तत्पर दिखेगी। बीते कुछ दिनों में ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके चलते फील्ड में मौजूद पुलिस जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी देखने को मिली। मामला हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड का हो या फिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ के अलग अलग मामले या फिर मसूरी स्थित एक होटल में दबिश के दौरान दरोगा के घायल होने का मामला, इन तमाम घटनाओं में पुलिस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी देखी गयी। मौजूदा समय में पुलिस विभाग के पास सीमित संख्या में बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो कि अधिकतर रिजर्व पुलिस लाइन में ही जमा रहती है। इन जैकेट का इस्तेमाल STF और SOG ही करती है। दबिश में जाने से पहले इन जैकेट को लेने के लिए पहले अनुमति लेनी होती है, जिसे देखते हुए अब चेन्नई से 1.5 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीदारी की जा रही है। इसका इस्तेमाल जल्द ही उत्तराखंड की पुलिस करती नजर आएगी। प्रूफ जैकेट भी जो है वो एक पुलिस के लिए बहुत अहम कारगर बचाव कवच है। तो इसमें भी जो है हमने अभी कुछ पुराने हमारे बुलेट जैकेट्स हो गए थे जो पुराने इससे चल रहे थे, तो हमने लेवल 4 के जो है अभी बुलेट प्रूफ जैकेट्स हम लोग ले रहे हैं और जल्दी जो सभी थाना चौकियों में वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पुलिस को हाईटेक के साथ आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में पुलिस बदमाशों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर है। IG गढ़वाल करण सिंह नगन्याल की माने तो गढ़वाल क्षेत्र के सभी 7 जिलों में SSP और अन्य पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो चुनाव आयोग की जारी गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने बताया कि SSP को निर्देश दिए गए हैं कि जनपदों के बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगाकर चेकिंग को अमल में लाया जाए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी माननीय चुनाव आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए, इसमें जो स्पष्ट गाइडलाइन है उसके आधार पर एक तो हम लोगों ने बॉर्डर में बैठकें की है, मेरे स्तर से भी किया गया है, शिमला, सिरमौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर के पुलिस ऑफिसर्स के साथ। तो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए कि आपस में सामंजस्य हो और इस तरह से जो अनधिकृत रूप से शराब है उसका परिवहन होता है, शस्त्रों का जो इलीगल अस्त्र शस्त्र है या कैश की नकदी का देखा होगा आप लोग परिवहन होता है इस समय में, उनको रोकथाम करने के लिए किस तरह से प्रभावी कदम उठाया जाए, इसके मद्देनजर बैठकें हुई है। और इसी को हमने अपने अपराध गोष्ठी में भी अपने SSPs को स्पष्ट निर्देश दिए। वहीं बिंदु खत्ता संघर्ष समिति ने हल्द्वानी के बागशिला में हुई अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध किया है। समिति के सदस्यों ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए क्षेत्रीय विधायक पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। नाराज लोगों ने कहा कि सरकार बिंदु खत्ता को भी अतिक्रमण की सूची में शामिल कर बेसहारा लोगों को बेघर कर रही है, जिसका एक उदाहरण बागशिला है। लोगों ने सरकार की राजस्व गाँव की स्कीम पर भी सवाल उठाया। जिस प्रकार बिंदु खत्ता है इसी प्रकार बागजाला भी है। ये भी हमारे पहाड़ के बसासत है, पहाड़ के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ पर रहने का आसाना नहीं था, इसलिए यहाँ पर बसे हुए हैं। ये आज़ादी से पहले के बसे हुए हैं, ये कोई आज नए बसे हुए नहीं हैं। और इसमें भी अधिकतर 500 से अधिक परिवार तो इसमें 80-80 के ही हैं, इस वर्ग के लोग हैं। इसमें सभी लोग मिले जुले हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा इसमें कि सरकार को इनको भूमिदरी देनी चाहिए। और ये जो तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं ये लोग, बुलडोजर चलाने का जो अपने आप को मशहूर कर रहे हैं देश के अंदर, इससे इनको निजात पाना चाहिए और लोगों को यहाँ पर मालिकाना हक देना चाहिए। ये उजाड़ने का काम बंद करना चाहिए। लोहाघाट में ABVP के कार्यकर्ता ने पश्चिम बंगाल के TMC नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने महिलाओं और छात्राओं के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ विपक्ष को घेरा। ABVP के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि BJP शासित राज्यों में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। आज पूरे देश में विद्यार्थी परिषद एक बड़ा आंदोलन कर रही है, जिसमें हमारे शोभन सिंह कैंपस अल्मोड़ा में जितने भी कॉलेज हैं, नैनीताल, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं, सभी जगह हम लोग एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। उसमें अनेक इकाइयाँ, जैसे अभी चंपावत जिले की मैं बात करूँ, जिसमें हम लोग लोहाघाट जो जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, चंपावत इकाई, देवजोरा इकाई और टनकपुर इकाई, सभी जगह बड़े स्थानों में, जैसे कि आपने देखा इससे अभी 300 से 400 की संख्या में हम लोगों ने यहाँ ममता सरकार का जो पुतला दहन का कार्यक्रम किया, उसमें हमारे समस्त छात्र छात्राएं, कॉलेज के छात्र संघ के पदाधिकारी, विद्यार्थी परिषद के सभी डायनामाइट कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुरोला नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने का ऐलान। उत्तरकाशी के बड़कोट में सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को दिया सम्मान। देहरादून से अयोध्या और काशी के लिए सीधी विमान सेवा की सौगात। अमृतसर के लिए भी शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट। केंद्र ने मानी सीएम धामी की मांग। लालकुआं से अमृतसर के लिए शुरू हुई नई ट्रेन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी का जताया आभार। बीजेपी के बाद कांग्रेस खोल सकती है अपने पत्ते। बुधवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तय होंगे 5 सीटों के लिए उम्मीदवार। टिकट की चाहत में कई दावेदार।